अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 24.2। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 24.2 को करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं। अच्छा, पहले भी हमने थ्योरम्स करे थे, वहाँ पर सिर्फ पैरेलल लाइंस थी, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरम्स हैं वो बाइसेक्टर वाले हैं। यानी ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थ्योरम कौन सा है हमारे पास? थ्योरम जो है वो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है 24.3। मैं अभी जूम कर दूंगा, आपको अच्छा व्यू आ जाएगा। चलें, ये ले जूम कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा बेहतर व्यू। तो जैसे ही ये थ्योरम समझ लेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरम से ही हमने करना है काम, थ्योरम की मदद से ही हमने एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विदाउट थ्योरम ये नहीं होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरम को समझेंगे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके इन थ्योरम को प्रिपेयर किया है आपको समझाने के लिए, और बहुत आसान थ्योरम है। बस थ्योरम में आपने क्या साबित करना है कि जब एक बाइसेक्टर हो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर बाइसेक्टर क्या होता है? हम लोग 9 में थ्योरम में इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। बाइसेक्टर वो चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ती है। ठीक है, मैंने एक पेज ले लिया। अब बाइसेक्टर को समझ लीजिए क्या होता है। बाइसेक्टर, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास बाय BI। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ चाहे आपको और अच्छा व्यू आ जाए। अब और अच्छा व्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास बाइसेक्टर लिखा हुआ है, BISECTOR, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है? बाइसेक्टर किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बराबर तोड़ देता है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके पास ये एक बेस आ गई, ये एक हाइपोटेन्यूस आ गई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम इसे चाहें तो, ये वाली अगर साइड जोड़ दें तो। अच्छा, ये हमारे पास एक बेस आ गई और ये एक एंगल आ गया। ठीक है, एंगल है। अब एक एंगल में मैंने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर का ये काम होता है कि वो अल्फ़ा बीटा, एक एंगल था ना, एंगल ए, आपने बाइसेक्टर करा तो दो एंगल बन गए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो बाइसेक्टर किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बराबर तोड़ देता है। बाइसेक्टर क्या होता है? वो लाइन जो कि या तो एंगल को या तो साइड को दो हिस्सों में तोड़ दे। अब एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को दो हिस्सों में तोड़ेगा, लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन को दो हिस्सों में तोड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर था तो इसलिए एंगल को दो हिस्सों में तोड़ा गया। अब आपको ये एंगल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? अल्फ़ा प्लस बीटा कर जो वैल्यू अल्फ़ा की आएगी वही वैल्यू बीटा की भी आएगी और दोनों ऐड होकर ए बन जाएंगे। तो याद रखना, बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को, चाहे वो एंगल हो या साइड, उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है और वो दो हिस्से बराबर होते हैं। जैसे कि आप दो भाई बहन हैं, ठीक है, और आपके पास एक आइसक्रीम है। ठीक है, एक आइसक्रीम है, फीस्ट आइसक्रीम है। अब आप दोनों ने खानी है वो आइसक्रीम, तो आप क्या करते हैं, बराबर काट लेते ना, ताकि बहन को भी बराबर आइसक्रीम मिल जाए और भाई को भी। तो बिल्कुल यही काम बाइसेक्टर भी कर रहा है कि एंगल को दो हिस्सों में बराबर तोड़ रहा है। अब ये थ्योरम हमेशा याद रखना, जब भी कहा जाए ना कि एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल बाइसेक्टर है या इंटरनल बाइसेक्टर है और उसने जो है वो एंगल को तोड़ दिया है, और बाइसेक्टर है तो दो हिस्सों में तोड़ा होगा ना। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ कि एंगल वन, देखो ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है, ये एंगल का होता है। ये जो तीर जैसा साइन कह लो, लेस देन का साइन है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर का जिक्र हुआ है। याद रखना, जब भी बाइसेक्टर का जिक्र हो तो बराबर हिस्सों में टूटी हुई चीज़ होगी। तो यहाँ पर ये एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं। जब भी आपको कहा जाए कि एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, तो याद रखना दो बड़ी साइड का रेशो, यानी ए से लेके बी का रेशो, ए से लेके बी और बी से सी तक का रेशो प्रोपोर्शन होगा ए से लेके डी तक, डी से लेकर सी तक। अब प्रोपोर्शन मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में समझाया था कि दो रेशो का सेम आना प्रोपोर्शन होता है, दो रेशो का सेम आना प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने बस प्रूफ करके बतानी है, आपको माशाल्लाह से ये बात समझ में आ गई है।
कि जब भी बाइसेक्टर आएगा तो ए से लेके बी, बी से लेके सी, इसका रेशो प्रोपोर्शन या इक्वल होगा ए से लेके डी, डी से लेके सी तक के रेशो के। यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसको कर लेते हैं। मार्कर रख देता हूँ क्योंकि ये बहुत उड़ रहा है ना। चलो मार्कर भी रुकना नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, द इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर यानी जो भी बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल के अंदर बना है। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक इंटरनल बाइसेक्टर है जिसने ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो देख लो, ये एंगल था ट्रायंगल का बी, एंगल बी था ना, उसको बाइसेक्टर ने दो हिस्सों में बराबर तोड़ दिया। तो जब बाइसेक्ट किया तो एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के बराबर आएगा। ऐसे तोड़ा होगा कि दोनों बराबर हिस्से टूटे होंगे। डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट्स। अच्छा, और सामने वाली साइड को भी तोड़ दिया है उसने। जैसे इसने यहाँ पर एंगल को दो हिस्सों में तोड़ा है ना, इसी तरह से इसने साइड को भी दो हिस्सों में तोड़ा होगा। यानी ए से लेके बी तक की अगर आपके पास लाइन 10 सेंटीमीटर की थी ना, ए से लग के बी तक की साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर की थी, तो अब ए से लेके डी तक की साइड आपके पास होगी 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह से 5 सेंटीमीटर की होगी, और इसी तरह से डी से लेके सी तक की साइड भी आपके पास 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये याद रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। टू इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। और यहाँ पर रेशो सेम आएंगे, ये आपने प्रूफ करके इन्हें बता देना है। चले आए बड़े चलते हैं, बता देते हैं। बी से बी डी, बी और ये डी है आपके पास। ठीक है, बी और ये डी, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। बी और डी बाइसेक्टर है। इज़ द बाइसेक्टर ऑफ। अच्छा, उसने बाइसेक्ट किसे किया है, जब भी ऐसे करके बनाया हुआ हो ना उन्होंने, तो एंगल बीच वाले पे बन रहा होगा। याद रखना, जब भी वो ऐसे करके लिखे ना कि आपके पास है एंगल ए बी सी, तो इसका मतलब है वो एंगल बी की बात कर रहे हैं, एंगल बी पे बन रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, ये याद रखिएगा। तो एंगल बी पे बन रहा है, और ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, और बाइसेक्टर जब भी काटता है तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं। तो यहाँ भी देखें, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए डी बी या ए बी डी और डी बी सी, दो ट्रायंगल आ गए। अच्छा, अब हमने आगे इसको मूव करना है। चलें आगे मूव करते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा, अब देखें आपके पास एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये साइन आपके पास कॉन्ग्रुएंट की है। ये साइन तो मैंने आपको बता दी ना, ये लेस वाली साइन ये एंगल की है। ये जो आपके पास साइन बनी हुई है ना, एस बना हुआ है, और उसके नीचे दो पैरेलल लाइन, शायद आपको नज़र ना आ रही हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा क्योंकि बाइसेक्टर है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल 1 दो पैरेलल लाइन बनाकर उस पर एस बना दिया, एंगल 2 के बराबर आएगा। एक ही बात है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन इन्होंने बनाया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट यानी एक चीज़ दूसरे के बराबर है। अभी मैंने बता दिया कि जब भी कोई बाइसेक्टर होगा तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, पहले ए से लेके डी तक का डिस्टेंस ले लो, फिर डी से लेके सी तक के डिस्टेंस का रेशो ले लो, वो बराबर होगा ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक के रेशो के, यानी प्रोपोर्शन। देखो ये चीज़ लिखी हुई है। चाहे तो आप पहले ए बी लिख लो, फिर बी सी लिख लो, और फिर बाद में ए डी लिख लो और डी सी लिख लो। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये जो आपके पास बना हुआ है एम, ये क्या है? ये है आपके पास मेजर, यानी आप अगर इसे मेजर करोगे ना तो एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू नेचुरल नंबर भी हो सकती है, कोई होल नंबर भी हो सकती है, कोई रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एम है मतलब मेजर, और ये ऊपर जो बार बना हुआ आ रही है ना ए डी के, इसका मतलब है लाइन, कि जो भी है ए डी लाइन है। एक एंगल होता तो फिर ये बना हुआ आ रहा होता, ये चीज़ बनी हुई आ रही होती, लेकिन ये लाइन है तो ये ऊपर डी बना हुआ आ रहा है। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। हम क्या करेंगे, एक और लाइन को यूज़ करेंगे, ड्रॉ करेंगे।
क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपके पास BD लाइन है वो एक और साइड के पैरेलल हो जाए, ताकि हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, मैंने बताया था आपको। तो B से लेके D आपके पास एक जो है बाइसेक्टर है। आपने क्या किया, आपने एक CE ड्रॉ करा, EEC भी कह सकते हो आप, इसे एक ही बात है। ये E है, आई होप अच्छा विजिबल होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं और जूम कर दूँ तो शायद बेहतर हो जाए विजिबल, ठीक है। तो ये E से लेके C आपके पास एक साइड है जो कि बिल्कुल पैरेलल है BD के। कह रहे हैं ना CE पैरेलल टू BD। पैरेलल क्यों किया है? पीछे जो थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो रेशो सेम आ रहे होंगे, इसीलिए किया है। और AB एट पॉइंट E, अच्छा AB को हमने E तक एक्सटेंड कर दिया था और उसके बाद फिर ये C वाली डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली थी। ये बात आपने बस याद रखनी होगी। अब 9 में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे आपने, उसमें कुछ कंडीशनें मैंने पढ़ाई थी, वो यहाँ पर अप्लाई अगेन हो रही हैं, ठीक है। EC पैरेलल है BD के, ये बात हमने अच्छी तरीके से समझ ली है और मैंने अभी आपको पीछे ये बात समझा भी दी है। कंस्ट्रक्शन से भी पता चल गई ये बात, और हमने जानबूझ के ऐसी कंस्ट्रक्शन की है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए आपको ये बात पता है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अपनी मर्ज़ी की करते हैं ना। आपको जहाँ पर अपना रूम चाहिए वहीं पर बना लेते हैं, जहाँ पर आपको अपना जो है वो किचन चाहिए वहीं पर आप किचन बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं। तो आपने कंस्ट्रक्शन में EC की कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखा है कि वो BD के बराबर है। समझ गए ना बात? बिल्कुल। अब आप हैं स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक कमरा बने, तो आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, एंगल E एंगल 1 के बराबर क्यों आ रहा है? यहाँ पे बात लिखी हुई है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होता है यहाँ पर? अब ये थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम रहेगा, बार बार ना पेज उलट पलट होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि बार बार पेज पलटूँ ना तो आपको समझ में आ जाए। कॉपी अपने साथ बुक खोल लेना ताकि और अच्छा दिख जाए। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि देखो पैरेलल साइड्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं पैरेलल साइड्स। अब जो पैरेलल साइड के इधर एंगल बन रहा होगा ना, वही दूसरी पैरेलल साइड के ऊपर बनने वाले एंगल के बराबर होगा। कॉरिस्पॉन्डिंग यानी एक जैसी चीज़। कॉरिस्पॉन्डिंग यानी मुशाहबत रखने वाली चीज़, जो मिलती जुलती हो। अब देखो एंगल E किस एंगल से मिल रहा है? तो पैरेलल साइड के ऊपर वाले एंगल 1 से मिल रहा है, तो इसीलिए एंगल E एंगल 1 बराबर है। ये भी थ्योरम से साबित होता है कि जब भी आप दो पैरेलल लाइंस बनाते हो उनके ऊपर जो ट्रांसवर्सल पे एंगल बनते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। देखो ऐसे ऐसे बनाए थे मैंने, फिर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की थी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ रहा था, है ना, पढ़ा था ना। तो ये वही चीज़ है, याद रखना, कॉरिस्पॉन्डिंग यानी मिलता जुलता। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अच्छा, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स बराबर होते हैं। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है हमेशा बिठाकर। कैसे कैसे बराबर होते हैं? एंगल 2, देखो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। देखो ये है आपके पास एंगल 2 और एंगल 3। अब ये भी पैरेलल साइड्स पे बन रहे हैं, मतलब ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो उसके सामने वाला जो पैरेलल लाइन के सामने वाला जो एंगल होगा ना, वो वही होगा जो आपके पास दूसरी साइड पर एंगल होगा। मतलब ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई, ये EC भी आपके पास एक पैरेलल लाइन हो गई, BD भी आपके पास एक पैरेलल लाइन हो गई। तो इसके ऊपर जो या एंगल 3 बन रहा होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट यानी आमने सामने, अपोजिट। एंगल 1 एंगल 2 तो बराबर ही हैं क्योंकि ये एक बाइसेक्टर की वजह से बने हैं, और ये गिवन कंडीशन भी थी, मैंने अभी समझा दिया। एंगल 1 एंगल 3 भी बराबर हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर एंगल 2 बराबर है 3 के, अच्छा ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, आप लोग 9 क्लास के पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हो। अगर आपके पास A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो ये बात तो लाजिम होगी कि A बराबर होगा C के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, ठीक है। ये लिखा हुआ ना आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखो, ये पढ़ चुके हैं हम कि अगर A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो ये
अंडरस्टूड सी बात है कि ए बराबर सी के भी हो जाएगा, क्योंकि बी से कंपेयर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ भी वही हुआ है कि अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर होगा। अब ट्रिपल एस पोस्टुलेट याद आया, ट्रिपल ए पोस्टुलेट, कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनते हुए आपको अच्छी तरह नज़र आ रहे होंगे। कैसे? एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ए बी डी और एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है बी ई सी, है ना। तो ये नज़र आ रहे होंगे। तो अगर किसी दो ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीन एंगल्स बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक जैसे हैं, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। कॉरिस्पॉन्डिंग यानी मिलती जुलती साइड्स। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं इसमें मिलती जुलती साइड्स कौन सी हैं, तो सी ई जैसी मिलती जुलती साइड ए बी डी में कौन सी है, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर बी डी है, बी डी मिलती जुलती साइड है। तो ये याद रखेंगे बस आप। एंगल ई एंगल 3 के बराबर है, हमने वो पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर ऊपर ही पढ़ लिया था। अच्छा, अगर एंगल ई एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 से कंपेयर हो जाएगा, तो एंगल ई एंगल 3 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग गई है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी होगी, क्योंकि ये आपको बार बार बोलेगी कि मुझे इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी लग रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब देखें, अब आपने ट्राइंगल देखना है बी सी ई। अब बी सी ई वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये रहा आपके पास बी सी ई ट्राइंगल, ठीक है, बी सी ई ट्राइंगल। उसके बाद आपने ट्राइंगल देखना है ट्राइंगल ए सी ई, ये पूरा एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है और एक ये छोटा सा ट्राइंगल जो बनना है ये देखना है। अच्छा, दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए हैं। अच्छा, और बी डी सी ई के पैरेलल बनाई थी हमने, है ना। तो जब भी आप दो साइड पैरेलल बनाते हो तो रेशोज़ आपके पास क्या आने लगते हैं? सेम आने लगते हैं। तो इसी तरह से ए बी और बी सी का रेशो बराबर होगा ए डी और डी सी के। तो देखो बिल्कुल वही चीज़ प्रूफ हो गई। लाइन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर साइड प्रोपोर्शनली, यानी अगर आप एक पैरेलल लाइन बना रहे हो ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल को प्रोपोर्शनली तोड़ेगा, वो प्रोपोर्शनली कर देगा। यानी क्या मतलब कि दो साइड्स का रेशो दो साइड्स के रेशो के बराबर आ रहा होगा, दो अलग साइड का रेशो दो अलग साइड के रेशो के बराबर आ रहा होगा। देखो ये दो अलग साइड का रेशो है, ये दो अलग साइड के रेशो के बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब ये जो सवाल है ना, ये इसकी एग्जाम्पल है, मतलब इसका समझ लो जो हमने थ्योरम पढ़ा है ना उसकी वर्किंग है। यही सेम सवाल आपके पास एक्सरसाइज में तो वहाँ करा दूंगा, ठीक है। चलें, अब हमने बाइसेक्टर की मदद से तो काम कर लिया, लेकिन अब हमारे पास बाइसेक्टर नहीं है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल्स है आपके पास ए बी सी। अच्छा, डी ई को अभी आप इग्नोर करिएगा क्योंकि वो अभी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करानी होगी, पैरेलल साइड है। एक ट्रायंगल है। अच्छा, याद रखना जब भी कोई ट्रायंगल को कोई लाइन पैरेलल काटती है ना, तो इसका मतलब ये है, अगर वो साइड को साइड से काट रही है तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में और एक जो है वो ट्रेपीजियम बनेगा। तो देखो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको बनाकर समझाता हूँ। ये ट्रायंगल था आपके पास, ये आ सकता है आपके पास सवाल। ये ट्रायंगल था, अब इस ट्रायंगल में आपने एक पैरेलल साइड बना दी है, तो एक आपके पास ये ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रेपीजियम बनेगा, ठीक है। ये याद रखना, ट्रेपीजियम मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। ट्रेपीजियम में दो साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, चलें करते हैं। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर हैं, सिमिलर बनाने के लिए हमने ये डी ई को इंट्रोड्यूस कराया है पैरेलली। द मेजर्स ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनके जो साइड्स के रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शन है, ये आपने साबित करना है, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शनल का वर्ड आया ना, इसका मतलब ये है कि जो साइड्स के रेशो हैं वो सेम होंगे। तो चलें इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं कैसे होगा। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। एक ट्रायंगल तो आपको नज़र आ रहा है एक्स वाई जेड, थोड़ा सा मुझे जूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपके लिए जैसे बोलो। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल नज़र आ गया, ए डी ई दूसरा ट्रायंगल नज़र आ गया, डी ई बी सी ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल हो गया
और ये पूरा होल जो है वो एक बड़ा ट्रायंगल हो गया और ये तीसरा ट्रायंगल हो गया। देखो ADE एक ट्रायंगल हो गया, ABC दूसरा ट्रायंगल हो गया और XYZ तीसरा ट्रायंगल हो गया। तो आपने कंपेयर करना है ABC ट्रायंगल को XYZ ट्रायंगल के साथ। एंगल A एंगल X के बराबर है, एंगल बराबर है, साइड बराबर नहीं है। यहाँ देखो एंगल लिखा हुआ है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल B एंगल Y के बराबर है, एंगल Z एंगल C एंगल Z के बराबर है। ठीक है, मैंने एंगल्स बना भी दिए आपके लिए आसानी के लिए। तो अब आपने ये वाली चीज़ जो है वो प्रूव करनी है कि AB अपॉन XY इक्वल टू BC अपॉन ZY इक्वल टू AC अपॉन XZ, और ये M लिखा हुआ है, यानी मेजर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने BD बनानी है, DE ऐसे बनानी है आपने कि AB और DC को वो पैरेलल कट करें। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, AB कट फ्रॉम DA, मतलब आपने DA से क्या किया, AB लाइन को कट कर दिया पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये जो DA है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसे। आपके पास AB था, AB पे आपने DE पैरेलल बनाई, इस तरह से पैरेलल बनाई कि ये जो DA है या AD है ये XY के बराबर आ जाए दूसरे ट्रायंगल के। अगर आप ट्रायंगल 1 देखें, ट्रायंगल 2 देखें तो आपको बराबर बराबर महसूस हो रहे होंगे। अब ट्रायंगल 1 की बेस ये है, ठीक है, ये ट्रायंगल 1 की बेस नहीं, ऊपर वाली बेस है। एंड फ्रॉम AC, और जो AC है आपके पास, ये पूरा AC है, इसके ऊपर आपने बना लिया AE जो कि YZ के बराबर है, XZ के बराबर है। DE की मदद से ये काम हुआ है, DE ने कट किया है तो ये काम हुआ है। अब आ जाएं कंपैरिजन शुरू करते हैं। आपको ट्रायंगल देखना है ADE, देखें मैं फिर बोलता हूँ ADE ट्रायंगल देखें और XYZ ट्रायंगल देखें। पहले ही आपको बता दिया था एंगल सेम है। अच्छा, और ऊपर ये भी बता दिया था कि साइड सेम है, यानी AD जो है वो आपके पास XY के कंस्ट्रक्शन से पता चल गया। हमने इस तरह की कंस्ट्रक्शन की है, पैरेलल लाइन को इस तरह बनाया है कि AD XY के बराबर आए। ठीक है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, जब आप अपने मर्ज़ी की आइसक्रीम बनाएंगे तो जो फ्लेवर आपको पसंद है वही बनाएंगे ना। तो जब आप यहाँ पर ये लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे कि ये XY जो है वो AD के बराबर आ जाए। एंगल A ये रहा, एंगल X के बराबर है, ये गिवन था, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ये गिवन था। एंगल AE एंगल XY के बराबर है, सॉरी XZ के बराबर है। अब अगर दो साइड सेम आ जाए, एक एंगल सेम आ जाए, कौन सा पोस्टुलेट लगता है? बिल्कुल डबल एस ए पोस्टुलेट। देखो डबल एस ए पोस्टुलेट लग गया, या एस पोस्टुलेट भी कहा जाता है जिसके मुताबिक अगर ये तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रायंगल रख दोगे तो एक ट्रायंगल गायब हो जाएगा। अच्छा, दो मेहरान एक के पीछे एक खड़ी कर दो तो एक ही मेहरान नज़र आएगी ना, अगर किसी ख़ास एंगल से जाके देखो तो यहाँ भी वैसी काम हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल आपने XYZ रखा और इसी के ऊपर आपने दोबारा ADE रख दिया तो एक ही ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। बेशक वो शेडो नज़र आ रही होगी लेकिन ट्रायंगल एक ही नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 रुपये का सिक्का 5 रुपये के ऊपर रख दो और उसको ऊपर से देखो बिल्कुल, तो कितना 5 रुपये नज़र आएंगे? एक ही नज़र आएगा ना 5 रुपये का सिक्का। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो अब चलो इस बात को प्रूफ करते हैं। तो ये बात तो साबित हो गई कि ADE XYZ ट्रायंगल के बराबर है। अब आ जाओ ट्रायंगल जो है वो दूसरा देखते हैं। अच्छा, एंगल D जो है वो हमारे पास वो किसके बराबर है? एंगल Y के बराबर है, बिल्कुल है, कंडीशन में लिखा हुआ है यहाँ पर बराबर है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन। अच्छा, याद रखना कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल D से मिलता जुलता एंगल कौन सा है दूसरे ट्रायंगल में? बिल्कुल एंगल Y है। ठीक है, बिल्कुल एंगल Y है। एंगल E से मिलता जुलता एंगल कौन सा है दूसरे ट्रायंगल में? एंगल Z है। बिल्कुल ठीक है। तो एंगल B आपके पास एंगल Y के बराबर है। दोनों तरफ एंगल Y आ रहा है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल Y से कंपेयर हो गया तो एंगल ADE एंगल B के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये Y से कंपेयर हो गया तो ये दोनों भी बराबर आएंगे। अच्छा, अब हमने बताया था कि मैंने DE पैरेलल ड्रॉ की थी BC के। देखो भाईजान, ये देखें ना, DE मैंने क्या किया था, DE पैरेलल ड्रॉ की थी BC के, तो बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, जब भी आप पैरेलल ड्रॉ करते हो तो क्या चीज़ आ जाती है आपके पास कि एंगल ए से लेके डी तक का रेशो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल बी से लेकर एंगल डी तक का रेशो। यानी पहले आपने एंगल साइड ए बी लिखा, फिर साइड ए डी लिखा। साइड ए बी जो है वो एंटीसीडेंट में लिख दिया आपने, और फिर साइड ए डी जो है वो कॉन्सिक्वेंट में लिख दिया आपने, और फिर साइड ए सी जो है वो आपने प्रोपोर्शन लेकर एंटीसीडेंट में लिखा, एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट में आपने क्या लिख दिया, ए ई। तो देखो बिल्कुल यही काम हुआ है यहाँ पर कि ए से लेके बी और ए से लेके डी तक का रेशो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ए से लेके सी और ए से लेके ई तक के बराबर है, देख रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरम 1 कह रहे हैं ये, वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं इस बात को। और इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी यही होगा। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं ए डी एक्स वाई के बराबर है, ए डी एक्स वाई के बराबर है, हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से ए ई एक्स जेड के बराबर है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा पीछे पलट कर। चलें, आप पलट के नहीं देख रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पढ़ा ना हमने, ये पढ़ा हमने यहाँ पर, मैंने बताया भी आपको वहाँ पर। तो क्या हुआ, हमने ए डी की जगह एक्स वाई पुट कर दिया, ए ई की जगह एक्स जेड पुट कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल भी है सिमिलरली, तो उसमें भी यही आएगा। तो यहाँ भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ भी एक्स वाई आ रहा है, कंबाइन कर देते हैं। तो ए बी एक्स वाई एक बार लिख लिया, ए सी एक्स जेड एक बार लिख लिया, बी सी वाई जेड एक बार लिख लिया। अब बात में कंबाइन का तरीका सिखाता हूँ, होता क्या है आपके पास। एक तो कंपेयर का तरीका सिखाया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कंबाइन का तरीका सीखते हैं। ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, अगर इसे कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा बाय कंपेयरिंग। अच्छा, अब अगर इसे कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से कंपेयर करोगे तो ये आएगा, यानी b हट जाएगा और a इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू b की यहाँ है वो यहाँ पर है, तो इसी तरह से a सी भी बराबर हो जाएंगे। और कंबाइन करोगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को तो ऐसे हो जाएगा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब कैसे, फॉर एग्जांपल a आपके पास है 3, b भी आपके पास है 3, c भी आपके पास है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 3 ये भी 3, तो a इक्वल टू सी हो जाएगा आपके पास, यानी a भी 3 आएगा, c भी 3 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास इसे मैं कंबाइन कर दूँ तो a b c ये तीनों 3 आएगा। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये याद रखना, कंपेयर और कंबाइन का तरीका। थ्योरम्स कंप्लीट हुए, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, कंप्लीट हुए। अब इस थ्योरम की जो वर्किंग है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं करा दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको सिर्फ ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा नहीं पूरा अनजूम कर देता हूँ इससे, ठीक है। अच्छा, बेहतर व्यू ले लेते हैं इसका थोड़ा सा जितना आ सके, ठीक है, बेहतर व्यू आ गया। अच्छा, अब बड़े चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि थ्योरम पढ़ा हमने 24.3। अगर आपने थ्योरम 24.3 अच्छी तरीके से पढ़ा है तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 तो ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। एक बार चाहें तो ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं ताकि अच्छा हो जाए आपका काम। चलें, मैं कराता हूँ। तो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन, मैंने इससे पहले की एक्सरसाइज करा दी थी, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देखिएगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अच्छा, तो 24.1 एक्सरसाइज 24.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बुक का पेज लिख लेता हूँ मैं और ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए अच्छा सा हो जाए, समझ में आ जाए। मैं ख़ुद भी बुक से ही करा रहा हूँ आपको ताकि अच्छा आपको और समझ में आ सके। अच्छा, इन द एडजेसेंट फिगर, आपके पास एक फिगर गिवन है, ये आपका एक फिगर है, यानी बेसिकली ये आपका एक ट्रायंगल है।
मैं इसको अभी ही दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूँ। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी ही इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है ताकि मेरे पास जगह आ जाए, ताकि मैं सही से लिख सकूँ। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा पेपर में, वैसे तो ड्रॉ होकर ही आएगी। अब ये एंगल ए पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, बाइसेक्टर है ये। शायद आपको लग रहा हो कि वो छोटा एंगल बना हुआ है, लेकिन ये बाइसेक्टर है। एंगल ए पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये बात कि जब भी बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तो वो एक ख़ास किस्म के थ्योरम को बताएगा। वो क्या थ्योरम होगा कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस का रेशो बराबर होगा सी से लेके बी तक के डिस्टेंस के, और सी से लेके डी तक के डिस्टेंस के रेशो के, और डी से लेके सी तक के डी से लेके बी तक के रेशो के, जो हमने भी थ्योरम में पढ़ा। अब आपके पास यहाँ पर सवाल उठता है कि सर साइड्स क्या गिवन है। आपने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी होगी बेसिकली, और उसके बाद ए बी सी डी पता करना होगा, यानी ए और बी तक का डिस्टेंस पता करना होगा, बी और सी तक का डिस्टेंस, एक्स प्लस 9। ठीक है, 11 माइनस एक्स प्लस 9। अच्छा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर आपको x की फॉर्म में दिया गया है, इक्वेशन की एक्सप्रेशन की फॉर्म में बेसिकली दी गई हैं साइड्स। आपने थ्योरम लगाना है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर आ जाए ट्रायंगल में तो रेशो सेम आएंगे, यानी C से लेकर M करके लिखता हूँ मैं। ठीक है, M, A पहले लिख लेता हूँ क्योंकि वो A पहले आता है अल्फ़ाबेट में, और ये जो है वो बराबर होगा रेशो किसके, A से लेके B तक के, यानी A से लेके C तक का रेशो लिया जाए A से लेके B तक, तो वो बराबर आएगा C से लेके D तक के रेशो के, और वो रेशो लिया जाएगा D से लेके B तक। बहुत मुश्किल होगा इसको लिखना। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना दूसरा पेन इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखना होगा मुझे। समझ में आ गया। अब AC क्या है, तो यहीं पर AC भी A और C की क्या डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, ये देख लेते हैं। AC, ये कट मार्कर है बेसिकली, AC, ये अच्छा नज़र आएगा ये। तो AC आपके पास कितना है, 11 माइनस एक्स। ठीक है, आई होप अच्छा विजिबल होगा, 11 माइनस एक्स। AB क्या है आपके पास, x प्लस 9। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपके पास CD क्या है, CD क्या है आपके पास, CD है आपके पास 2x प्लस 3, बाकी यहाँ लिख लेते हैं DB। MDB आपके पास क्या है, MDB है आपके पास 3x प्लस 2। ठीक है, सब चीज़ आपके पास आइडेंटिफाई हो गई। अब इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लिखिए पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इधर ही पुट कर देता हूँ ताकि मुझे और आगे ना जाना पड़े। तो 11 माइनस एक्स आ गया। अच्छा, अभी आपने ना AC, AB, CD और BD ये डिस्टेंस भी निकालने हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो वो तो बाकी सब वैसे निकलने लग जाएंगे। AB क्या है आपके पास, AB आपके पास बिल्कुल वैल्यू सही रखिएगा, वरना तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, AC आपके पास आ गया 11 माइनस एक्स, AB आपके पास आ गया x प्लस 9। अच्छा, CD क्या आ गया आपके पास, CD आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये एक छोटी सी मिस्टेक है, हाँ,
बी डी था, वो डी डी लिख दिया मैंने, बी डी है वो। तो यहाँ पर आपके पास बी डी क्या आया, आपके पास बी डी आया 3x प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन तो मैंने लिख दी, यानी ए सी की जगह मैंने लिख दिया 11 माइनस एक्स, ए बी की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 9, सी डी की जगह मैंने आपके पास लिख दिया 2x प्लस 3 और बी डी की जगह मैंने लिख दिया 3x प्लस 2। अब x की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2। यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 x प्लस 9। ठीक है, तो अब दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सिंपली सॉल्व करा लीजिए। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो जाए। वैसे तो आप समझ गए होंगे 33 आ रहा होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 33x होता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33x, 33x। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 22x, नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर तो 3x ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस 2x। इसी तरह से सेम कैलकुलेशन दूसरी साइड के लिए भी करी जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 18x, 3 मल्टीप्लाई बाय x किया तो 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 27। ठीक है भाई, सिंपल मैंने सॉल्व करके लिख डाला है उसे। अब जो सिंप्लीफाई यहाँ हो रहा है उसे यहीं कर दो, वरना उस तरफ ले जाओ। अच्छा, यहाँ तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, बल्कि बस ये दो चीज़ें हो रही हैं कि 31x, कैसे कि 33 को मैंने माइनस कर दिया 2 से, तो 33 माइनस 2 तो आपके पास 31 आएगा। बाकी प्लस 22 और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। बाकी यहाँ भी क्वांटिटीज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं, ये दो सॉल्व हो रही हैं, तो 2x स्क्वायर ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 18 प्लस 3 21, बिल्कुल ठीक, 21x प्लस 27। अच्छा, अब सारी ये वाली क्वांटिटीज़ को उस तरफ ले जाएं या वो वाली क्वांटिटी को इस तरफ ले आएं, एक ही बात होगी, आंसर फिर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। तो इन सारी क्वांटिटीज़ को इस तरफ ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 27 इक्वल टू नहीं आएगा। अच्छा देखें, 31 वहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस का होगा, 22 भी प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस का था तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये क्या x से सॉल्व किया तो 5x स्क्वायर आ गया, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी बेसिकली, 5x स्क्वायर आ गया आपके पास। अच्छा, 31 माइनस 31 प्लस 21 तो 10 आना चाहिए आपके पास, माइनस का 10 आ गया, और x तो एज इट इज़ आ गया। 27 माइनस 22 तो प्लस 5 आना चाहिए आपके पास। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो यही चाहिए थी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे आपने मिडल टर्म ब्रेक कर लीजिए, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 कॉमन निकाल लें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो उधर ले जाएंगे 5 के, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 0 से 5 ख़त्म। अब ये इक्वेशन है बेसिकली आपके पास। अब इससे x निकालना है आपने, तो इस तरह से करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, 0 लिख देता हूँ यहाँ पर। ये करिए, एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ऐसे करिए कि माइनस प्लस कर कर आपके पास 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर कर आपके पास, सॉरी माइनस प्लस कर कर यानी माइनस माइनस कर कर 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर कर आपके पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम कि माइनस 2x प्लस, नहीं फिर तो सही नहीं आएगा, इसको माइनस एक्स में तोड़ देंगे,
माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, यानी हमने सही ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, इन दो में से x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ मैंने इन दो में से सिर्फ x कॉमन निकाल लिया, तो ये x² था तो सिर्फ x बच गया, वहाँ x था तो वो 1 बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इसको लिख लो, x -1 आपके पास बराबर आ रहा है x -1 के, इक्वल टू 0। ठीक है, x -1 आपके पास, तो ये दोनों ब्रैकेट तो आपके पास सेम ही आ रहा है, तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो x -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब x में -1 को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू 1 आया आपके पास, नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ से आपको। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन थी, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन मैंने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने याद रखना x -1 दोनों को स्क्वायर के बराबर इसलिए ले लिया क्योंकि मतलब होल पे स्क्वायर यूँ ले लिया क्योंकि देखो बेसिस सेम थी, ये भी x -1 तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 हो गई पावर ऐड होकर। स्क्वायर रूट इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता था x निकालना, तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आपके पास आया। अब मैं क्या करूँगा, ये साइड रिमूव करूँगा और यहाँ लिख लो x इक्वल टू 1 आ रहा है। ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, आप यहाँ से ही काम आगे करना, यहाँ से जहाँ से मैंने रिमूव किया ना, यहीं से काम आगे करना। ठीक है, अब x को बारी बारी पुट करो AC AB CD और DB में, तो आपके पास वो साइड्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो AC कितने के बराबर है आपके पास, AC आपके पास बराबर था 11 - 1 x। तो क्या निकाला है आपने, 1 निकाला है ना, तो ये कितना हो गया आपके पास, AC आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, x जहाँ जहाँ आ रहा है वो 1 रखेंगे हम। अच्छा, इसके बाद अब AB पर काम करते हैं। तो x + 9, तो x क्या है 1, तो क्या आ गया AB भी आपके पास आ रहा है, AB लिख लो या BA लिख लो, एक ही बात है, 10, बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसी तरह से CD निकालो। ठीक है, CD निकालो, तो 2x, ये 1 लिख दिया मैंने x की जगह पे, चलो पहले x ही लिख देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए। पहले मैं ना x अपना मल्टीप्लाई के साइन जैसा बनाता था, तो फिर आप लोगों ने कहा तो मैंने उसे तब्दील करा, तो ये आ गया CB, कितना आ रहा है 1, 2 × 1 2 ही होगा, 5 आ गया। रेशो लोगे ना सेम आएगा। अच्छा, अब आ जाओ DB निकालते हैं, तो 3x + 2, थ्योरम में भी यही बात लिखी गई थी, x 1 है तो 1 रख दिया, तो कितना आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। तो आपके पास ये साइड्स आ गए हैं। ठीक है, ये चारों साइड्स हमने निकालनी। इसको प्रूफ कर लेना पीछे से कि आपके पास AB आना चाहिए था 10, बिल्कुल सही है। AC कह लो या CB कह लो, आपके पास 10 आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास BC भी 10 आना चाहिए, BC आपके पास 5 आना चाहिए था। तो अच्छा, BC नहीं निकाला हमने अभी तक ना, BC नहीं निकाला। आपको ये भी बताना था इस सवाल में कि ट्रायंगल कौन सा है, यानी ABC ट्रायंगल कौन सा है। तो देखो, अब आपने अगर BC निकालना है तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने, कि CD और DB को ऐड कर दो। भाई देखो यहाँ पर ये इसी तरह हुआ है ना, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर आप CB निकालना चाह रहे हो, CB निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, CD को ऐड कर दोगे DB में। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर ने उसे तोड़ा था BC को, तो ऐसे तोड़ा था बाइसेक्टर ने कि CD और DB सेम डिस्टेंस होगा।
याद रखना, जब भी कोई चीज़ बाइसेक्ट होती है ना तो दो बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो जाती है। जितना डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का आ रहा होगा ना, उतना ही डिस्टेंस बी से लेकर सी तक का आ रहा होगा। और अगर ए सी निकालना चाह रहे हो तो ए बी और बी सी को ऐड कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल वही काम हुआ है। तो क्या निकाला है आपने, सी डी क्या निकाला है, सी डी था ये या सी बी लिखा है मैंने। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो सी डी था, मैंने सी बी लिख दिया ऐसे। इसको सही कर लो, सी बी नहीं है सी डी है, फिर सी बी लिख रहा हूँ, सी डी ठीक है, सी डी है सी बी नहीं था, मैंने गलती से सी बी लिख दिया। तो ये सी डी कितना निकाला मैंने 5, और बी डी कितना निकाला, ये डी बी कितना निकाला। देखो इसे बी डी कह लो डी बी कह लो एक ही बात है, चलो मैं आपके आसानी के लिए इसे डी बी ही कह देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये भी मैंने 5 निकाला, तो ये सी बी, ये भी 10 आ रहा है। तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ये भी 10 आया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ये भी 10 आया, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस ये भी 10 आया। यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल TERAL इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब तीनों साइड्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है द गिवन ट्रायंगल इज इक्वा होता है, क्यू नहीं होता, इक्वा। ठीक है, EQUILATERAL इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि तीनों साइड सेम आ रही हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये इसका सोल्यूशन था, पूरा का पूरा आपने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, टाइम लगेगा, ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना इसीलिए टाइम लग रहा है। छोटा क्वेश्चन होता तो फिर टाइम नहीं लगता। मैं चाहता तो सोल्यूशन दे देता इसका आपको, लेकिन मैंने कहा सोल्यूशन देना ठीक नहीं है, सॉल्व कराऊंगा। तो सॉल्व कराया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपके सामने मैं तेज़ी से ही लिख रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो सवाल में आपसे क्या कहा गया था, सवाल मैंने पहले ही आपको पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन करा ही था, फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन द एडजेसेंट फिगर AD इज़ द बाइसेक्टर, AD बाइसेक्टर है। और उसमें आपको फिर AB उन्होंने दे दिया था x+9, AC आपको 11 - x, CD आपको 2x + 3 दे दिया था। आखिर में उन्होंने ये भी कहा था ऑल्सो वेरीफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आपने ये भी बताना था टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल जब भी पता चल सकती थी जब हमें तीनों साइड्स पता होती। तो तीनों साइड्स हमें पता चल गई थी, सेम आ रही हैं, तो इसलिए ट्रायंगल इक्विलैटरल था। अब इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके पास क्या कि दो आपको ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन उतार देता हूँ, इसी से कर लेते हैं, ये अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन 2 है, ये कट मार्कर है इसमें, आपको नज़र आ रहा हो शायद, कट है ये, कट यानी इसमें कट आता है। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपके पास दो ट्रायंगल हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है आपको, एक ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल है आपके पास P, मैं इसको नाम भी ना बिल्कुल वही दूंगा जो बुक में गिवन है, PQR। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ABC। अच्छा, ABC, उसके साथ साथ इन्होंने आपको डिस्टेंस गिवन करे हुए हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, अच्छा 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, Y सेंटीमीटर। ये Y सेंटीमीटर यानी आपने पता करना है इसे, और X सेंटीमीटर। अब आपसे इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ X Y इफ़ द लेंथ ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर। सबसे पहले तो ये कंसीडर कर लो कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो PQ और RQ इसका रेशो बराबर आएगा AB और AC के। हम इसको ना पीछे पढ़ चुके हैं, हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं कि AB और रेशो XY बराबर आएगा आपके पास
ए ई, ठीक है, ए ई नहीं बल्कि ए बी नहीं बल्कि बी सी। मैं बता देता हूँ क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। पी क्यू और क्यू आर का रेशो बराबर आएगा ए बी और बी सी के। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा है, इसका थ्योरम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, कि ए बी, जो पीछे थ्योरम लिखा हुआ था, ए बी और बी सी, या ए बी कह लो, ए बी और एक्स वाई, ये इसका रेशो बराबर है बी सी और वाई जेड। तो अब आपने ये निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या करो, सबसे पहली कंडीशन में ये करो कि पी क्यू एम एम, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेशो सेम आते हैं, ठीक है। तो पी क्यू और ए बी ये हमने थ्योरम पढ़ा है, उसका रेशो बराबर आएगा आपके पास, क्यू आर, देखो मैं भी थ्योरम की मदद से कर रहा हूँ वरना मैं भी नहीं कर सकता था, बी सी के। तो ये तो आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। सबसे पहले ये काम हम कर रहे हैं एक्स के लिए, तो चाहे तो लिख लो फॉर वाई, ये वाई देगा एक्स नहीं देगा, ठीक है। यहाँ लिख लो फॉर वाई के खातिर ये काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि पी क्यू क्या दिया हुआ है। पी क्यू आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा हल्का नज़र आ रहा होगा लेकिन इससे लिखने में आसानी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। ए बी आपके पास है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी आपके पास है वाई के बराबर, वाई सेंटीमीटर के बराबर। सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। पी क्यू की जगह मैंने 9 सेंटीमीटर पुट कर दिया, ए बी की जगह मैंने 3 सेंटीमीटर पुट कर दिया, उसके बाद मैंने क्यू आर की जगह मैंने 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया, और उसके बाद मैंने वाई सेंटीमीटर पुट कर दिया बी सी की जगह, क्योंकि मुझे वाई तो पता ही करना है ना। अच्छा, ये दोनों एक ही टेबल पे कट रहे हैं, किस पे आता है, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो 3 इक्वल टू 3/1 12/y, यहीं पे कर लेंगे छोटा सा करके। अच्छा, 3y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3y इक्वल टू 12। अच्छा, 3 डिवाइड हो गया क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, तो y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, 1 पर आता है 4 पर आता है, तो y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम किया है, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ही था। लेकिन अब यहाँ पर हमारा काम आसान नहीं हुआ, यहाँ पर आधा काम हुआ है। अब जो मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, उसके आगे से आपने आगे लिखना है। ये हिस्सा रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, ट्रायंगल रिमूव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या, x पता करना है ना, तो सेम कंडीशन लगेगी फॉर x। देखें भाई, पी आर का डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो पी आर का डिस्टेंस और उसका रेशो ले लिया जाए अगर क्यू आर के साथ, तो वो बराबर, सॉरी क्यू आर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, तो सामने वाले के साथ लेना पड़ेगा रेशो ए सी, ठीक है। ये वाला जो साइट है वो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग है। अगर मैं बोलूँ पी आर जैसी कौन सी साइट ट्रायंगल 2 में मौजूद है, तो आप बोलोगे सर ए सी, तो बिल्कुल सही है, उन दोनों का रेशो
इसी तरह से अगर मैं बोलूँ, आपसे पूछूं कि क्यू आर जैसी कौन सी साइड दूसरे ट्रायंगल में है मिलती जुलती, तो आप बोलोगे सर बी सी, सॉरी पी सी तो नहीं लेंगे वरना तो काम ख़राब हो जाएगा, ये नहीं, यहाँ पर लेना पड़ेगा पी क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने फिर यहाँ पर ये ले लिया ना तो वो वाई आ जाएगा। वाई वैसे हम पता कर चुके हैं 4 सेंटीमीटर, तो भी सही आएगा, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम पी क्यू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसके ज़रिए भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो मैं इसलिए आसान तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो पी क्यू जैसी मिलती जुलती साइड कौन सी है? बिल्कुल सही, ए बी। ठीक है, चलें यहाँ पर अब लिख देते हैं हम। वाई मैंने पता किया था 4, तो मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले लिखा है पी आर, पाकिस्तान रेलवेज, है ना, पी आर लिखा हुआ होता है ना इंजनों पे, देखा होगा, मैं जाता हूँ तो देखता हूँ अक्सर। 9 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ए सी, यही तो पता करना है, x सेंटीमीटर। अच्छा, ये लिखने में तो फ़ायदा है इससे, लेकिन एक मसला है ये बार बार ना, पी आर तो हो गया पी क्यू 9 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, तो पी आर क्या पुट करूँगा? अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 क्या दिया, पी आर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो रेशियो वैसे कट जाएगा। अच्छा, 6 सेंटीमीटर, अच्छा 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए सी आपको क्या दिया है x, जो कि आपको पता करना है। उसके बाद आपको पी क्यू क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ए बी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, x वहाँ डिवाइड हो रहा है, नीचे ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करा देंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल यही आ रहा होगा सर डायरेक्ट कर लेते तो वो भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, 3 को यहाँ रख दें, x को वहाँ रख दें, एक ही बात है। तो बेसिकली आपके पास जवाब आ रहा है 2 सेंटीमीटर। अब आपने यूनिट नहीं लिखा है तो आपके 1 नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। x आना था 2 सेंटीमीटर जो कि आ गया, और y आना था 4 सेंटीमीटर जो कि आ गया, यानी हमने बिल्कुल सही काम किया, थ्योरम बिल्कुल सही समझ में आ गया, मेरे भी और आपके भी, जब भी आपने ये और मैंने मिलकर सही काम कर लिया। आगे थ्योरम अभी बहुत इस्तेमाल होंगे आपके यूनिवर्सिटी लाइफ में, थ्योरम याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूँ, असाइनमेंट मिलते हैं तो उसमें इसी से काम करता हूँ। तो काफ़ी मेहनत से हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो जब भी मैं कह रहा था कि पेपरों के बाद करा दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखें आपको काफ़ी टाइम देना होता है ना मुझे, तो इसलिए। अच्छा, कहते हैं ये एरिया दिया हुआ है आपको, अब मुझे कैसे पता चल रहा है एरिया? एक तो यूनिट से भी पता चल रहा है, ये एरिया गिवन है, A1 लिखा है ना, तो A1 यानी ट्रायंगल 1 का एरिया 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर से पता चल रहा है। वैसे भी बता सकते हैं एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये टाइम लगने वाले सवाल हैं क्योंकि इसमें पूरे कराना है ना आपको। अच्छा, लेट कहते क्या हैं, चलें ट्रायंगल बना ही देता हूँ पहले, आपके लिए आसानियाँ कर देता हूँ ताकि फिर अल्हम्दुलिल्लाह समझने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए। चलें फिर आगे करते हैं। अच्छा, ग्रुप का बता देता हूँ आप लोगों को, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ज़रूर। 1500 फ़ीट है फ़ीस है सालाना। ठीक है, इस फ़ीस में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा 500 जो फ़ीस है वो नोट्स की है, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। उसमें गैस पेपर, मॉडल, उसमें जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, MCQ सब सॉल्व होगा। उसके अलावा अगर सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो 200 के हैं, आप कांटेक्ट करिएगा, गैस पेपर भी तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 70 से 80% तक ये गैस पेपर लग जाएंगे। रीज़नेबल फ़ीस रखी है, इंशाल्लाह आप लोग ऐड हो जाएंगे और नोट्स अगर चाहिए तो वो ले लेंगे। हाँ, अगर ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो फिर नोट्स और गैस पेपर फ्री मिलेंगे, उसकी फिर कोई फ़ीस नहीं देनी होगी आपको अलग से। अच्छा, और फिर वहाँ ग्रुप में लेक्चर्स, नोट्स,
लाइव सेशन, टेस्ट सेशन सब मिलेगा। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही होते हैं बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल का एरिया A1 आपको दे दिया और A2 कह रहे हैं पता करें, ठीक है, रिस्पेक्टली। अब सिमिलर ट्राइंगल कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि A1 का जो एरिया है वही A2 का भी आएगा। जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे ये बात आप साबित नहीं कर सकते हैं कि जो एरिया A1 का है वही एरिया A2 का आएगा, ठीक है। A2 का एरिया वैसे भी अलग ही आएगा, आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अभी आपके पास क्या है, इन्होंने क्या कह रखा है वो देखते हैं। इस तरफ आ जाए, फोकस बनाता हूँ। तो ट्रायंगल ड्रॉ तो सबसे पहले मुझे करना ही होंगे ताकि मैं आप स्टूडेंट्स को अच्छा सा समझा दूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा अभी तक इन्होंने ट्रायंगल्स को, ठीक है। सिमिलर तो कहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा। तो ये A1 ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल को वर्टेक्स दे दिया गया है C, A एंड B। यहाँ भी वर्टेक्स को नाम दे दिया गया है R, P एंड Q, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। A2 का एरिया नहीं पता है, वही तो पता लगाना है। अच्छा, A1 का एरिया गिवन है, कितना गिवन है A1 का एरिया, जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। B तक का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, M लिखना ज़रूरी होगा, 4 सेंटीमीटर। और Q तक का डिस्टेंस भी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि एरिया नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी। अब कंडीशन क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB का रेशो PQ के रेशो के बराबर आएगा। थ्योरम 24.4 में यही पढ़ा है कि अगर आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हैं तो जो आपके पास रेशो आ रहा है AB का वही रेशो आएगा PQ का, ठीक है। मतलब सॉरी, जो AB और PQ, ये AQ AB आप चाहो तो उसमें रख सकते हो एंटीसीडेंट में, और कॉन्सिक्वेंट में आप रख सकते हो PQ को, ये याद रखना बस। तो एरिया के साथ भी यही काम हो सकता है इनके, कि इनका एरिया को भी रेशो लिया जा सकता है इनके। A1 और A2 का रेशो ले लो, AB और PQ का रेशो ले लो, ठीक है। ये हमने दो रेशोस ले लिए हैं, ठीक है, ABPQ। अच्छा, अब इधर क्या करना होगा, हमने पहले तो वैल्यूज़ पुट करनी होगी A1 और A2। A1 क्या है, A1 है आपके पास 4। अब देखो एरिया है ना, एरिया तो इसका फिर स्क्वायर भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखना। एरिया है तो इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो एरिया का हम रेशो ले रहे हैं, तो इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो A1 कितना हो गया 16 और कितना हो गया 4। अच्छा, A2 कहाँ चला गया, A2 भी तो था, कुछ भी हमने अपनी तरफ से हटाना नहीं है जब तक कोई हमें उसका कॉन्सेप्ट ना आता हो, ठीक है। तो 16 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 4 पर, बिल्कुल ठीक, और 4 तो 1 पर आता है। अच्छा, अब आपने पता करना था A2, तो A1 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो A1 ही रहेगा। A2 के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4A2 हो गया। अच्छा, अब A1 आपको गिवन है 28, 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा। कैलकुलेटर उठा लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, 28 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर। इंशाल्लाह कल जो है वो 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, एक इंग्लिश का, एक मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स की इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करा दूँगा, इंग्लिश में जो है वो सोशल मीडिया के जो थे ना क्वेश्चन आंसर्स करा दूँगा, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, आंसर आ गया। चलें, थ्योरम पढ़े हुए हैं तो देखें आ रहा है। मुझे भी सवाल मैं भी नहीं कर पाता वरना बगैर थ्योरम के, मुझे क्या पता होता ये क्या किया गया है।
अब इसके बाद जो है वो एक सवाल है, 2 थ्योरम है। सवाल करा देता हूँ, थ्योरम समझा दूँगा, ठीक है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे और मेरे तमाम जो काम है वो बन जाएँ, ठीक है। आप लोगों की दुआएं बहुत असर करती हैं। जब भी आप लोगों से मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है, एक शोहरत भी मिली है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये भी दुआ करिएगा कि सेहत रहे, तो आप लोगों को इसी तरह पढ़ाता रहूँ। क्योंकि देखें अभी 1 घंटा 6 मिनट होने वाले हैं, 5 मिनट तो हो गए, 5.5 मिनट, 6 मिनट होने वाले, तो बस यही है। तो आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हिम्मत बंदी रहेगी, काम करता रहूँगा। इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो मेरे मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट हैं, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू में तो देखते हैं फिर वो नहीं देखते हैं, लेकिन अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो मेरी बात बड़े दिल से सुनते हैं। क्योंकि वो जब 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो देख सकते हैं तो फिर मेरी बात भी तो सुन ही रहे होंगे ना। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं आपके लिए करूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास करे और ज़िंदगी में आगे बढ़ाए। बाकी अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी 4 पर। 5 तो अभी तक जब आएगा ना, जब 4 कंप्लीट करेंगे। अच्छा भाई, कहते क्या हैं, कहने वाले क्या कहते हैं? कहने वाले कहते हैं रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज। 2 कोरिस्पोंडिंग मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, यानी जो थ्योरम 4 पढ़ा है वो लगा दीजिए, जो थ्योरम 4 पढ़ा है वो लगा दीजिए। ये 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचे ना, सब्र करना ही सबसे बेहतर हल होता है। मतलब अपनी परेशानियों को, मुश्किलात को किसी को ना बताएं, सब्र करें, सब्र का दामन हाथ में रखें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह से मदद मांगें, सारे काम आसान हो जाते हैं। तो बस सब्र करें। जब भी कभी परेशानी है, किसी को बताएं मत अपनी परेशानी। हाँ, उसको तो बताएं जो हल दे सकता है, लेकिन हर किसी को मत बताएं। अच्छा, तो अब ये कहते क्या हैं कहने वाले? कहने वाले ये कहते हैं कि ट्रायंगल्स की जो 2 साइड्स का रेशो है वो है, रेशो कहा है यहाँ पर, साइड्स नहीं कहीं है, यहाँ रेशो कहा है कि ये है रेशो, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ देयर एरिया इज, और इनके एरिया का रेशो ये है 1, और ये मतलब 2 रेशो दे दिए हैं। अब देखें, अक्सर तो आपको साइड दे देते थे, रेशो में ले आते थे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट रेशो ही पकड़ा दिया आपको कि भाई रेशो ले लो, काम कर लो। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो इसे ना रेशो की फॉर्म में लिखो। वैसे तो ये अभी भी रेशो की फॉर्म में ही है, लेकिन वो डिवीजन वाली फॉर्म जो होती है ना, वो लिखो, ऐसे वाली फॉर्म, ठीक है, ये ऐसे लिखो। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्लिक कर गई होगी बात। ये गलत नहीं लिखा मैंने, सही लिखा है, बस थोड़ा सा जगह सेव करने के लिए, ताकि मैं इधर और थोड़ा सा आपके लिए लिख दूँ। आपके दिमाग में बात क्लिक कर गई होगी कि सर सिमिलर ट्रायंगल है, ये A1 है, ये A2 ट्रायंगल है। सर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एरिया का रेशो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। माशाल्लाह से आपको बात समझ आ गई, ठीक है। इनके एरिया का रेशो इनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर बोल रहा हूँ, इनके ये एरिया का रेशो है, ये जो है ना, ये एरिया का रेशो है, ए लिख देता हूँ, ठीक है। A1 A2 का रेशो है ये, और ये जो है ना, ये साइड 1 ये साइड 2 का रेशो है। तो बात कर गई दिमाग में क्लिक कि साइड 1 साइड 2 का रेशो और इनका स्क्वायर बराबर होगा या प्रोपोर्शनल होगा एरिया 1 और एरिया 2 के रेशो के। बिल्कुल ठीक है, चले माशाल्लाह से आपको बात समझ आ गई है। देखें, ये कह रहा हूँ कि एरिया का रेशो, एरिया 1 एरिया 2 का रेशो साइड 1 के स्क्वायर के और साइड 2 के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें एक साथ बोल रहा हूँ। एक तो मैं ये बोल रहा हूँ एरिया 1 एरिया 2 का रेशो बराबर होगा साइड 1 के स्क्वायर साइड 2 के स्क्वायर के रेशो के। बिल्कुल, ये जब बराबर होगा जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये याद रखना है, बस इस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है। जब भी कहें सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो एरिया 1 और एरिया 2 का रेशो बराबर होगा साइड 1 और साइड 2 के रेशो के स्क्वायर के, या स्क्वायर के रेशो के, एक ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, S1 क्या है? 2। देखिए, ऐसे तो आपने पढ़ रखा है ना, ऐसे तो आपने पढ़ रखा है कि ये 2 और ये लिखा है। तो मैं आपसे पूछूं S1 क्या है, तो पहली वाली वैल्यू जो है वो S1 की है, दूसरी वाली वैल्यू जो S2 की है। ये सिंपल है, बस ऐसा ही है। S1 क्या है?
2 लेकिन स्क्वायर भी आएगा। S2 क्या है, x माइनस 5 लेकिन स्क्वायर भी आएगा। काम आसान हो जाता अगर ये x माइनस 5 पे स्क्वायर ना होता, क्योंकि ये होल पर स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलें, बहुत टाइम हो गया मैंने भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लिखा, वो भी याद कर रहा होगा, कहाँ रहेगा, आजकल आ ही नहीं रहे सरफेस, तो ये मैं लिख देता हूँ उनके पास। ठीक है, मैं चलें लिख दिया मैंने भी। चलो, अब मैं ये नहीं बता रहा कि a क्या है b क्या है, ये तो आपको पता ही होगा भाई कि a1 है, सॉरी ax है और b क्या है आपके पास 5। माइनस नहीं लिखिएगा, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है 1/9। अच्छा, ये तो 4 हो गया, इसको यहाँ लगा देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, a जो कि x है, b जो कि 5 है और b का स्क्वायर। चलें, हम लोग तो मैथ में चीता हो गए वाह माशाल्लाह से। अच्छा, थोड़ा सा इसे सेट करा देते हैं ताकि आसान हो जाए। x का स्क्वायर माइनस 10x, चाहें तो आप इसको यहाँ पर 1 के साथ ले जाकर भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने डिनोमिनेटर में रख के कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, आंसर सही आएगा। अब इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखें 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करा भी दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर चीज़ों को तब्दील नहीं करता। हाँ, जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेशक तब्दील होगा। तो x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू, मैं गलत नहीं हूँ तो 36। लेकिन आप लोगों को पढ़ाने में मुझे खुद भी अच्छा लगता है, जब भी इतना घंटों घंटों बैठ के मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता ना आपको पढ़ाने में या मुश्किल होती तो मैं पढ़ा नहीं पाता, मैं दिल से पढ़ाता हूँ आपको। हो सकता है कि इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप मेरे इल्म में इजाफे की दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, और इंशाल्लाह कबूल होगी तो मैं आप लोगों को और अच्छा पढ़ाऊँगा। ऐसा ठीक है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आ तो गया है, अब मिडल टर्म ब्रेक करने का यहाँ पर चक्कर है, मिडल टर्म ब्रेक करें। मैं एक काम करूँ, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ही कर देता हूँ ताकि मैं जो बचा कुचा वर्क है वो इधर ही कर देता हूँ। अच्छा, मिडल टर्म ब्रेक कैसे करें? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को माइनस 11x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है सर, कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर जब माइनस 11x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 11x स्क्वायर। तो अब इस बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई कर कर माइनस 11x स्क्वायर दे दे, माइनस प्लस होकर आपके पास, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं करना, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि इसको ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई हो तो माइनस 11x स्क्वायर आ जाए और माइनस प्लस हो तो 10x आ जाए। तो बिल्कुल आपके बाद में बिल्कुल सही आपने बात करी है कि सर आप ना इसे कर दीजिए 11x, ठीक है, मैंने इसे कर दिया 11x और प्लस x लिख दीजिए, माइनस 11 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस 11x प्लस 11x से मल्टीप्लाई होकर माइनस 11x स्क्वायर बना लेगा। देखो बेसिस सेम है, सॉरी x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 11x। अच्छा, माइनस प्लस होकर दोबारा 10x बन जाएगा, यानी हमने काम बिल्कुल ठीक करा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से सिर्फ x को कॉमन निकाल लेना है, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 11 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे तो 1 कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। दो सेम ब्रैकेट आ रहे हैं आपके पास तो इन दोनों को भी कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इक्वलिटी मेथड लगा लीजिए, इक्वलिटी मेथड लगा लीजिए। मुझे थोड़ा सा ना रिमूव करना पड़ेगा, इधर से थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, वरना तो ये मैं चाह रहा था कि एक ही में हो जाता, उस तरफ हम थोड़ी साइड ज़्यादा ले गए थे, इसलिए ये थोड़ा सा हो नहीं पाया। इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इक्वलिटी मेथड, ठीक है। तो इक्वलिटी मेथड ये कहता है कि अगर दो ब्रैकेट हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट्स के साथ आप अलग अलग ज़ीरो ले लीजिए, ठीक है। और आपको भी यही कह रहा है इक्वलिटी मेथड, तो इसके साथ भी अलग ज़ीरो ले लिया और हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट के साथ भी अलग ले लिया। तो 11 उधर ले जाइए तो ये आ गया आपके पास, माइनस का तो प्लस का हो गया, और यहाँ आ गया आपके पास -1। तो देखिए माइनस में तो वैल्यूज़ नहीं आ सकती, x की वैल्यू माइनस में तो नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आती। आपने कभी देखा है
-25 आपने कभी दुकान पे जाके बोला मुझे -25 सेंटीमीटर का वायर दे दो, वो बोलेगा माइनस में तो नहीं आता भाई, प्लस में आता है। तो बस इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ये वाली x की वैल्यू आपकी है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बस थ्योरम्स रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं, वो हम मिलजुल के समझ लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वो समझ में आएंगे। लाइन वाइन मिटा देता हूँ क्योंकि इस बोर्ड ने भी बहुत साथ दिया है माशाल्लाह से। इस बोर्ड पे पूरी 9 निकली है, ख़राब ना हो जाए बस। माशाल्लाह से पूरी 9 कराई है इस पर मैंने, 10th कराई है इस पर। तो बस यही है, मैं चीज़ों को संभाल के रखता हूँ, चाहे गैर जानदार हो या जानदार हो। गैर जानदार चीज़ों को तो रखता ही हूँ संभाल के, क्योंकि ये धोखा नहीं देती ना। तो चलो भाई करते हैं। तो ये रहा आपका थ्योरम 1, थ्योरम 2। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, जैसे हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। आई होप आपको अच्छा विजिबल हो। लगने अच्छा विजिबल नहीं है ना, इसको मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड को नीचे गिरा देता हूँ, क्योंकि मेरे माइक लगा हुआ है तो आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैंने थोड़ा सा ट्राइपॉड नीचे गिरा दिया है, नीचे कर दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ थ्योरम, इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो पीछे करें ना हमने उसके, लेकिन मैंने याद रखना इन तरीक़ों से नहीं कराए हैं, अपने तरीके से कराए। थोड़े बहुत मिलते जुलते आंसर आ सकते हैं मेरे, मतलब आंसर तो सेम ही आ रहा होगा, लेकिन मेथड थोड़ा आगे पीछे होगा। ये नहीं कहिएगा सर उसमें मेथड कुछ लिखा हुआ है, आपने कुछ कराया। मैंने जो मेथड कराया वो बिल्कुल सही है, और वही पेपर में आपने करना है। चलो भाई इधर आ जाओ। प्रूव डैट 2 राइट ट्राइंगल्स। अब राइट ट्राइंगल्स क्या, सही नहीं, जिन पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना इससे प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से, कि हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो दो राइट ट्राइंगल्स हैं, हैव देयर साइड्स प्रोपोर्शनल इफ एन एक्यूट एंगल ऑफ द वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द एक्यूट एंगल ऑफ द अदर। अच्छा, अब एक्यूट एंगल तो आपको याद होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है, यानी वो 90 से छोटा आता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज तो आपको पता है 90 से बड़ा ही आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। एंगल्स ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन एक्यूट एंगल्स ऑफ द अदर। अच्छा, दोनों एक्यूट एंगल सेम आ रहे हैं। देखो ये तो पक्का है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो 90 के हो गए, ये तो देखते ही समझ में आते हैं, ठीक है। यानी एंगल आर, और यहाँ लिखा हुआ भी है एंगल आर और एंगल सी दोनों 90 के हैं, और बाकी एक्यूट एंगल है। तो ये वाला जो है ना वो एक्यूट एंगल होगा। एंगल बी और एंगल, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, क्यू लिखा हुआ है। तो एंगल बी और एंगल क्यू, ये एंगल, ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप पीछे थ्योरम पढ़ चुके हो, आपने प्रूफ क्या करना है कि ए बी, यानी मतलब ये ए बी जो है ना, ए बी पी क्यू के बराबर है, जैसे कि थ्योरम हमने 24.4 पढ़ा था, और बी सी क्यू आर के बराबर है, और इसी तरह से ए सी पी आर के बराबर है। पाकिस्तान रेलवेज पी आर, जब भी कोई बोलता है ना पी आर तो पाकिस्तान रेलवेज याद आता है। अच्छा, तो भाई देखो एंगल्स तो बराबर है, हमने पढ़ रखा है ना, एक्यूट एंगल बराबर है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के एंगल है तो बराबर होंगे। गिवन भी हैं, पता भी है, पढ़ भी चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ए सी और पी आर को ऐसे ड्रॉ किया कि वो सेम आए, मतलब ये जो ए सी था ना, ए सी, ये वाला ए सी और पी आर ऐसे ड्रॉ किया कि सेम आ जाए। तो जब आपके पास दो एंगल सेम आ रहे हैं, एक साइड सेम आ रही है, तो नहीं, दो साइड सेम आ रही हैं, एक एंगल सेम आ रहा है। देखो ये एक एंगल सेम आ रहा है, दो साइड सेम आ रही हैं, तो क्या लगता है डबल एस ए पोस्टुलेट। तो डबल एस ए पोस्टुलेट लग गया, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है कि इसका ए बी और इसका पी क्यू का रेशो सेम होगा, और वो रेशो बराबर होगा बी सी और क्यू आर के। देखो ये लिखा हुआ है, और वो बराबर हो भी सकता है ए सी और पी आर के, मतलब वो और भी बराबर हो सकता है पी सी, ए सी और पी आर के। तो ये याद रखिएगा, बात भूलिएगा मत। अच्छा, अब आखिरी और छोटा सा थ्योरम है, वो करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं।
लिखवाता तो बहुत टाइम लग जाता, मतलब खुद से लिखता है तो फिर तो वो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लग जाता। चलें आखिरी पे आ जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जो भी ट्राइंगल है उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। देखो परपेंडिकुलर का मतलब बाइसेक्टर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर ये लाइन होती है जो कि पाइथागोरस मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसको परपेंडिकुलरली कट कर जाती है। देखो ये देखो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। और कहते हैं द हाइपोटेन्यूज डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स। तो जो हाइपोटेन्यूज पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, उसने एक ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में बदल दिया, यानी एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल कर दिया। पहले एक था ABC, आपके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से वो ABC 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं, जो एक है और 2 है, मतलब छोटे बन गए, उससे छोटे हो गए। तो आपने करना है ये प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट ईच ऑफ दीज ट्राइंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। तो वही सेम कंडीशन यही प्रूफ करनी है, ऊपर वाली यही सेम कंडीशन प्रूफ करनी है कि क्या जो 2 ट्राइंगल बने हैं अंदर उनके रेशोज प्रोपोर्शन आएंगे या नहीं आएंगे। तो आ जाए चेक करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABD, जो ये BD है ना, BD ये वो राइट परपेंडिकुलर है जो आपने ड्रॉ किया है AC साइड को तोड़ने के लिए फ्रॉम द राइट एंगल। अच्छा, तो जब देखो जब भी ये राइट एंगल तोड़ता है ना, एक खसूसियत है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, सॉरी परपेंडिकुलर की, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है D20 की एक खसूसियत है कि जब भी राइट एंगल को काटता है ना तो 2 परपेंडिकुलर एंगल बनाता है अपने इर्द गिर्द, जो कि ये रहे। इर्द गिर्द से मुराद एंगल 1 एंगल 2 ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और ये इसने बनाए हैं, ठीक है। तो अब आगे इसको करते हैं। एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा होगा ABD, जो कि ABC से ही बना है, उसी के अंदर बना है, और एक ट्राइंगल होगा BDC जो कि ये रहा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसको आगे करते हैं, इनके रेशो सेम है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक चीज़ तो इसमें कॉमन आएगी, मतलब देखो एक एंगल सेम आ गया। सबसे पहले तो 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए आपको जो चीज़ सेम आ रही है वो देखना होगा। एक 1 एंगल 2 सेम आ गया दोनों में, दोनों ट्राइंगल में। ADB ट्राइंगल में भी एंगल 1 सेम है, DBC ट्राइंगल में भी एंगल 2 सेम है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। और एक साइड भी कॉमन आ रही है BD, ठीक है, A कॉमन, ये एंगल A कॉमन है, ये कह रहे हैं भाई एंगल D कॉमन होगा, A नहीं कॉमन है, एंगल D कॉमन है। चलें उसको देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, आगे रीज़न देखते हैं इसका, गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सिमिलर राइट, तो वही कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल से तो गिवन है, तो C कॉमन है। C कॉमन तो नहीं है वैसे इसमें देखा जाए तो, चलें कह रहे हैं तो मान लेते C कॉमन है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये चीज़ हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ना ये थ्योरम शॉर्ट है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, लेकिन अभी इसको लिख लीजिए, बाकी इंशाल्लाह टाइम मिला तो इसको भी करा दूंगा पूरा। वैसे तो पूरा हो है ये, कुछ मुझे लग रहा है इसमें लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम्स चक्कर ख़त्म हो गया, ये चैप्टर नंबर 24 एक्सरसाइज वाइज तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नोट्स का देख लो, ग्रुप का देख लो। ग्रुप की फ़ीस 1500 है, फिर बोल रहा हूँ ऐड हो जाना ग्रुप में। सालाना फ़ीस है, एक बार देनी है, जिसमें तमाम चीज़ें मिलेंगी। गैस पेपर जो है वो 200 के हैं, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स 500 के हैं, ठीक है, जिसमें नोट्स में मॉडल नोट्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स MCQs सॉल्व मिलेंगे, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, और तमाम क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इस्लामियत के, केमिस्ट्री के, और उर्दू के, PhD के, सब के। और ग्रुप में आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सेशंस, मटेरियल्स, सब चीज़ें फ्री मिलेंगी, ठीक है, एक ही बार फ़ीस है सालाना। तो अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, ठीक है।